आज 25 मई 2026 को भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स करीब 1074 अंक चढ़कर 76,489 पर बंद हुआ और निफ्टी 50 लगभग 312 अंक की बढ़त लेकर 24,033 के ऊपर क्लोज हुआ, जो 8 मई के बाद की सबसे मजबूत क्लोजिंग मानी जा रही है। सिर्फ एक दिन में निवेशकों की दौलत करीब 6 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई और बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप बढ़कर लगभग 469 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। मतलब पूरे बाजार में बाइंग का जबरदस्त माहौल था। निफ्टी 50 ने आज एक नहीं बल्कि दो अहम रेजिस्टेंस लेवल्स एक साथ तोड़े। पहला 23,850 का स्तर और दूसरा सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल यानी 24,000। और सबसे खास बात यह रही कि मार्केट आज बहुत वॉलेटाइल नहीं था बल्कि स्टेडी रहा। ओपन से क्लोज तक स्टेबल रहकर ऊपर गया। बैंक निफ्टी ने भी गजब की चाल दिखाई। कल जहां बंद हुआ था वहां से लगभग 500 अंक ऊपर गैप अप ओपन दिया और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। 55,000 के रेजिस्टेंस को तोड़कर 2.29% ऊपर क्लोजिंग दी, जो इस हफ्ते बैंकिंग सेक्टर की मजबूती का साफ संकेत है। आज के बाजार की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि सिर्फ बड़े शेयर नहीं बल्कि मिड गैप और स्मॉल कैप में भी जोरदार खरीदारी देखी गई। इसका मतलब है कि निवेशकों का भरोसा सिर्फ ऊपर नहीं बल्कि पूरे बाजार में लौटा है। बैंकिंग सेक्टर आज बाजार का सबसे बड़ा हीरो बना। निफ्टी बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज और प्राइवेट बैंक इंडिसेस में 2% से ज्यादा तेजी आई, जबकि पीएसयू बैंक इंडेक्स करीब 3% उछल गया और पीएनबी, एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया जैसे शेयरों ने 3 से 4% तक की शानदार बढ़त दर्ज की। बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, इटर्नल, लार्सन एंड टूब्रो, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे बड़े शेयरों ने आज बाजार की तेजी को लीड किया, जबकि इन्फोसिस, टीसीएस, हिंदुस्तान यूनिलीवर और सन फार्मा जैसे डिफेंसिव और आईटी शेयर हल्की कमजोरी में बंद हुए। ऑटो, रियल्टी, ऑयल एंड गैस, मेटल और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में मजबूत तेजी रही। सिर्फ एफएमसीजी सेक्टर हल्की गिरावट में बंद हुआ क्योंकि निवेशक अभी ग्रोथ और साइक्लिकल सेक्टर्स की तरफ ज्यादा पैसा लगा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर इतनी जोरदार तेजी आई क्यों? इसका जवाब समझने के लिए हमें एक फॉर्मूला देखना होगा। जब ग्लोबल मार्केट्स ऊपर जाएं और क्रूड ऑयल नीचे आए तो समझो किसी बड़े जियोपॉलिटिकल टेंशन के कम होने का संकेत है। आज यही फॉर्मूला काम किया। जापान का निक्केई पहली बार 65,000 के ऊपर निकला। ताइवान मार्केट में 3.5% तेजी रही। साउथ कोरिया का कॉस्पी 5% उछला। चाइना के इंडिसेस ग्रीन जोन में बंद हुए और यूरोप के बाजार भी 1.5% तक की तेजी में रहे। मतलब पूरी दुनिया में एक जैसा सेंटिमेंट था। और इसके साथ साथ क्रूड ऑयल में बड़ी गिरावट आई। ब्रेंट क्रूड करीब 5 से 6% टूटकर $98 प्रति बैरल के नीचे आ गया। सुबह $98 के आसपास था और शाम तक $94 के करीब पहुंच गया, जो भारत जैसे ऑयल इंपोर्टिंग देश के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। इन दोनों सिग्नल्स ने कंफर्म किया कि आज की तेजी के पीछे मिडिल ईस्ट में पीस की उम्मीद है। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत में प्रोग्रेस होने की खबरें आई और बाजार ने उसे पॉजिटिव तरीके से लिया। सबसे अहम खबर यह रही कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलने को लेकर दोनों पक्षों की तरफ से सहमति के संकेत मिले। यही वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 20% ऑयल एक्सपोर्ट गुजरता है और जो पिछले करीब 3 महीनों से ब्लॉक था। इसी वजह से ऑयल $100 से $110 तक पहुंच गया था। भारत के नजरिए से देखें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का ब्लॉकेड ही सबसे बड़ी समस्या था, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का लगभग 90% तेल बाहर से खरीदता है। अगर ये रास्ता खुल गया तो भारत की इकोनॉमी के 80% प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। ईरान ने भी कहा कि अमेरिका के साथ कई बड़े मुद्दों पर समझ बन रही है और वॉर खत्म करने के लिए बातचीत जारी है। हालांकि ईरान ने यह भी स्पष्ट किया कि न्यूक्लियर कंसेशंस के मुद्दे पर वो अमेरिका की शर्तें नहीं मानेगा और फाइनल डील अभी दूर है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका ईरान के बीच गुड न्यूज बस कुछ ही घंटे दूर हो सकती है और डील आज भी संभव है। इस प्रकार के बयानों ने बाजार को एक उम्मीद दी और ग्लोबल मार्केट्स ने उसे पॉजिटिवली रिएक्ट किया। यहाँ एक जरूरी बात समझनी चाहिए, अगर वॉर पूरी तरह खत्म हो जाती तो ऑयल $70 के नीचे आ जाता, लेकिन अभी $94 पर है। इसका मतलब वॉर खत्म नहीं हुई है बल्कि नेगोशिएशंस चल रहे हैं और उम्मीद है, जिसकी वजह से ऑयल में पार्शियल गिरावट आई है। एक अलर्ट भी जरूरी है, अभी तक कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं आई है और ये सब स्ट्रॉन्ग हिंट्स है, फ्लाइंग न्यूज है जो वीकेंड्स पर आती रहती है। ट्रंप कभी भी यू टर्न ले सकते हैं और डील ब्रेक होने की खबर भी आ सकती है, इसलिए ऑयल और ग्लोबल मार्केट्स पर नजर बनाए रखना जरूरी है। भारत और अमेरिका के बीच इंटरिम ट्रेड डील को लेकर भी बड़ा अपडेट आया। मार्को रूबियो ने कहा कि दोनों देश एक अस्थायी व्यापार समझौते के काफी करीब है और अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जल्द भारत आने वाले हैं, जिससे मैन्युफैक्चरिंग, आईटी और एक्सपोर्ट सेक्टर्स को बड़ा फायदा मिल सकता है। भारतीय रुपया भी आज मजबूत हुआ। डॉलर के मुकाबले 35 पैसे चढ़कर 95.25 पर बंद हुआ, जबकि पिछले हफ्ते रुपया $1 के मुकाबले 97 तक पहुंच गया था। ये रिकवरी बाजार के सेंटिमेंट के लिए काफी पॉजिटिव मानी जा रही है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा के बयान ने भी निवेशकों का भरोसा बढ़ाया। उन्होंने कहा कि आरबीआई फॉरेक्स मार्केट में स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए जरूरत पड़ने पर हर जरूरी कदम उठाएगा, जिससे करेंसी वॉलेटिलिटी को लेकर बाजार की
इंडिया वेक्स यानी मार्केट फेयर इंडेक्स आज करीब 7% गिरकर 16.70 पर आ गया। आसान भाषा में कहें तो बाजार का डर कम हुआ है और ट्रेडर्स को लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव थोड़ा शांत हो सकता है, जो एक हेल्दी सिग्नल है। डॉलर इंडेक्स और यूएस बॉन्ड यील्ड्स में गिरावट ने भी भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट्स को सपोर्ट दिया। जब अमेरिकन बॉन्ड यील्ड्स गिरती हैं तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ज्यादा रिटर्न के लिए इक्विटी मार्केट्स की तरफ रुख करते हैं और आज डाउ जोन्स फ्यूचर्स करीब 0.85% और नैस्डैक फ्यूचर्स 1.38% ऊपर ट्रेड कर रहे थे। जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के वीके विजय कुमार का कहना है कि अगर क्रूड ऑयल लगातार $90 के नीचे टिकता है तो यह भारतीय बाजार और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगी और आरबीआई के लिए रेट कट का रास्ता आसान होगा। हालांकि एनालिस्ट्स अभी पूरी तरह बुलिश नहीं हुए हैं। रिलेगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा का कहना है कि ये रैली काफी हद तक जियोपॉलिटिकल होप्स पर टिकी हुई है और अगर कॉर्पोरेट अर्निंग्स कमजोर रहती हैं या ग्लोबल अनसर्टेनिटी फिर बढ़ती है तो बाजार में दोबारा वॉलेटिलिटी लौट सकती है। एफआईआईज अभी भी लगातार बिकवाली कर रहे हैं। मई महीने में अब तक एफआईआईज ने 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सेलिंग की है, जो बाजार के लिए एक बड़ी चिंता बनी हुई है। हालांकि वे लार्ज कैप में बेच रहे हैं और मिड कैप व स्मॉल कैप में सिलेक्टिव बाइंग भी कर रहे हैं। टेक्निकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि निफ्टी अब एक महत्वपूर्ण ब्रेकआउट जोन में पहुंच चुका है। अगर इंडेक्स 23,600 के ऊपर टिकता है तो 23,900 से 24,450 तक की रैली देखने को मिल सकती है, लेकिन आने वाले दिनों में मंथली एफ&ओ एक्सपायरी की वजह से वॉलेटिलिटी बढ़ी रह सकती है। रेलवे सेक्टर के शेयरों में सोमवार को जबरदस्त तेजी देखी गई। टिटागढ़ रेल सिस्टम्स, टेक्समाको रेल एंड इंजीनियरिंग और जुपिटर वैगन्स के शेयर करीब 10% तक उछल गए क्योंकि खबर आई कि इंडियन रेलवेज जल्द एक बड़ा वैगन टेंडर जारी करने की तैयारी में है। इंडियन रेलवेज अगले 4 साल में करीब 1 लाख फ्रेट वैगन्स खरीदने की योजना बना रही है, जिसकी अनुमानित वैल्यू करीब 40,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। हर साल 35 से 40,000 वैगन्स की प्रोक्योरमेंट होगी और पहली बड़ी कॉन्ट्रैक्ट की घोषणा चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में हो सकती है। सुज़लॉन एनर्जी ने मार्च तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया। रेवेन्यू 45% बढ़कर 5494 करोड़ रुपए और ईबीडीए 67% बढ़कर 965 करोड़ रुपए पहुंचा। मार्जिन 17.6% हो गया और नेट कैश पोजीशन 2384 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जिसके बाद रिजल्ट्स आने पर शेयर में करीब 2% की तेजी आई। अजमेरा रियल्टी एंड इंफ्रा इंडिया के शेयर में आज करीब 18% की जबरदस्त तेजी आई और ये 2 साल से ज्यादा समय की सबसे बड़ी सिंगल डे रैली बन गई। कंपनी का नेट प्रॉफिट 24.2 करोड़ रुपए से बढ़कर 58.4 करोड़ रुपए और रेवेन्यू 151 करोड़ रुपए से बढ़कर 431 करोड़ रुपए पहुंचा। अशोक लेलैंड को वीआरएल लॉजिस्टिक्स से 715 कमर्शियल व्हीकल्स का बड़ा ऑर्डर मिला है, जिसमें एवीटीआर 3120 हॉलेज ट्रक्स, बॉस 1615 ट्रक्स और ऑयस्टर स्टाफ बसेस शामिल हैं। अब तक 300 व्हीकल्स की डिलीवरी हो चुकी है और बाकी 415 यूनिट्स इसी साल पूरी की जाएगी। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के शेयरों में वित्त वर्ष 2026 के दौरान अब तक करीब 352% की बड़ी तेजी आ चुकी है। कंपनी को $1.1 बिलियन का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसके तहत एआई डेटा सेंटर्स के लिए ऑप्टिकल कनेक्टिविटी प्रोडक्ट्स की सप्लाई की जाएगी। गेल के शेयर लगातार तीसरे सेशन में चढ़े और 3 दिनों में करीब 10% की तेजी दर्ज की। ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने कंपनी एस्टिमेट्स बढ़ाए हैं और एनालिस्ट्स का मानना है कि गैस सेक्टर में लॉन्ग टर्म ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अभी भी मजबूत बनी हुई है। बीईएल को 608 करोड़ रुपए के अतिरिक्त डिफेंस ऑर्डर्स मिले हैं, जिससे कंपनी का डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस और मजबूत होता दिख रहा है। वहीं आईआरएफसी ने हैदराबाद मेट्रो के लिए 13,527 करोड़ रुपए की 20 साल की रीफाइनेंसिंग डील की है, जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में एक बड़ा कदम है। श्रीराम प्रॉपर्टीज ने मार्च तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया। नेट प्रॉफिट 63.5% बढ़कर 78.5 करोड़ रुपए और रेवेन्यू 57% बढ़कर 641 करोड़ रुपए पहुंचा। ईबीडीए 82% उछलकर 90 करोड़ रुपए हुआ, जिससे हाउसिंग डिमांड और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन की मजबूती का संकेत मिलता है। ब्लू जेट हेल्थ केयर के नतीजे कमजोर रहे। नेट प्रॉफिट 110 करोड़ रुपए से घटकर 64 करोड़ रुपए और रेवेन्यू 340 करोड़ रुपए से गिरकर 235 करोड़ रुपए पर आया। लेकिन कमजोर अर्निंग्स के बावजूद बोर्ड द्वारा फंड रेज को मंजूरी और फ्यूचर एक्सपेंशन को लेकर पॉजिटिव सेंटिमेंट से शेयर में करीब 10% की तेजी आई और कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 के लिए 1.2 रुपए प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड की सिफारिश की। यथार्थ हॉस्पिटल का नेट प्रॉफिट 23% बढ़कर 47.5 करोड़ रुपए और रेवेन्यू 47% बढ़कर 341.5 करोड़ रुपए पहुंचा। लेकिन ईबीडीए मार्जिन 25% से घटकर 23.3% रह गया और इसी मार्जिन प्रेशर की वजह से अच्छे रिजल्ट्स के बावजूद शेयर करीब 6% टूटकर 819 रुपए के आसपास बंद हुआ।
सूर्या रोशनी का मार्च तिमाही प्रॉफिट करीब 24% गिरकर 98.3 करोड़ रुपए रहा और ईबीडीए मार्जिन 9.4% से घटकर 7.1% आया। हालांकि लाइटिंग एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बिजनेस ने 501 करोड़ रुपए की अब तक की सबसे ज्यादा क्वार्टरली रेवेन्यू दर्ज की और कंपनी ने ₹2.5 प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड घोषित किया। फिर भी कमजोर मार्जिन की वजह से शेयर करीब 12% टूटा। पॉली मेडिक्योर का नेट प्रॉफिट मार्च तिमाही में करीब 28% गिरा, जिसके बाद शेयर में करीब 5% की कमजोरी आई। हालांकि कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 के लिए ₹3.5 प्रति शेयर डिविडेंड घोषित किया, जो इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव संकेत है। हीडेलबर्ग सीमेंट इंडिया का प्रॉफिट करीब 10.5% घटकर 45 करोड़ रुपए रहा। हालांकि रेवेन्यू में 5.5% की बढ़त दर्ज हुई। सीमेंट डिमांड मजबूत रहने के बावजूद मार्जिन प्रेशर बना रहा और ईबीडीआई मार्जिन घटकर 13.6% पर आ गया। कंपनी ने वित्त वर्ष 26 के लिए ₹7 प्रति शेयर डिविडेंड की सिफारिश की है। सुंदरम फाइनेंस का चौथी तिमाही प्रॉफिट लगभग फ्लैट रहकर 773 करोड़ रुपए पर पहुंचा। हालांकि नेट इंटरेस्ट इनकम में 18% की मजबूत ग्रोथ देखी गई, जो 1363 करोड़ रुपए तक पहुंची, जो बढ़ते लोन पोर्टफोलियो और ब्याज आय में सुधार का संकेत है। महानगर गैस ने वेस्ट एशिया क्राइसिस और बढ़ते एनर्जी प्रेशर के बीच बड़ा फैसला लिया। कंपनी ने इमीडिएट इफेक्ट से अपने सभी कस्टमर सपोर्ट स्कीम्स और सब्सिडीज बंद करने की घोषणा की, क्योंकि ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस का असर भारत के गैस डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस पर भी दिखने लगा है। सॉफ्टसैक लिमिटेड ने स्टडी ग्रोथ दर्ज की। नेट प्रॉफिट 20% बढ़कर 36 करोड़ रुपए और रेवेन्यू 3.8% बढ़कर 249 करोड़ रुपए पहुंचा। ईबीडीआई मार्जिन 15.2% से बढ़कर 18.2% हो गया, जो बेहतर ऑपरेशनल एफिशिएंसी और डिजिटल सर्विसेज की मजबूत डिमांड का संकेत है। कल्पतरू को मुंबई में एक बड़ा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट मिला है, जिसकी संभावित रेवेन्यू वैल्यू करीब 1250 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये प्रोजेक्ट रेजिडेंशियल डेवलपमेंट और हाई स्ट्रीट रिटेल स्पेस पर आधारित होगा। ब्रुकफील्ड बैग्ड एल्टियस टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट जल्द ही करीब 6000 करोड़ रुपए के आईपीओ के लिए डीआरएचपी दाखिल कर सकती है। इस आईपीओ का उद्देश्य डेट कम करना और ब्रुकफील्ड की पार्शियल स्टेक सेल को आसान बनाना बताया जा रहा है। हरिकांता ओवरसीज का एसएमई आईपीओ चौथे दिन तक 50% से ज्यादा सब्सक्राइब हो चुका है। 24.30 करोड़ रुपए का ये पूरा इशू फ्रेश इशू है, यानी इसमें कोई ऑफर फॉर सेल शामिल नहीं है और आईपीओ से जुटाई गई पूरी रकम सीधे कंपनी को मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत इस समय 3Fs के दबाव का सामना कर रहा है। फ्यूल यानी महंगा तेल, फर्टिलाइजर यानी उर्वरक और फॉरेन एक्सचेंज यानी विदेशी मुद्रा। इन तीनों की वजह से देश के इंपोर्ट बिल और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पर दबाव बढ़ रहा है। सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई, जिसका असर सरकारी खजाने पर करीब 1 लाख करोड़ रुपए पड़ेगा। ये कदम आम लोगों को महंगाई से राहत देने और घरेलू डिमांड को मजबूत बनाए रखने के लिए उठाया गया है। और सीतारमण ने कहा कि हाई फ्रीक्वेंसी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अभी भी मजबूत डिमांड और इकोनॉमिक एक्टिविटी दिखा रहे हैं। एमएसएमई सेक्टर को लेकर वित्त मंत्री ने बड़ी चिंता जताई। करीब 8.1 लाख करोड़ रुपए के पेमेंट्स अब भी अटके हुए हैं और उन्होंने सरकारी कंपनियों से कहा कि 45 दिनों के भीतर एमएसएमईज का भुगतान करें, ताकि छोटे कारोबारों की लिक्विडिटी और ग्रोथ प्रभावित ना हो। रिच डैड पुअर डैड की लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने चेतावनी दी कि अगर दुनिया धीरे धीरे ऑयल ट्रेड में डॉलर की जगह दूसरी करेंसीज इस्तेमाल करने लगे, जैसे ईरान द्वारा चीनी युआन में पेमेंट लेना, तो अमेरिकी डॉलर की ग्लोबल डिमांड कमजोर पड़ सकती है, जिसका असर अमेरिका की इकोनॉमी, डेट बर्डन और इंटरेस्ट रेट्स पर पड़ेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को ज्यादा आकर्षक बनाने की बात कही। इसका मकसद गोल्ड इंपोर्ट्स कम करना और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पर दबाव घटाना है। ये बयान ऐसे समय आया जब पीएम नरेंद्र मोदी की 1 साल तक सोना ना खरीदने की अपील पर चर्चा तेज है। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 में इसलिए शुरू की गई थी ताकि घरों में पड़ा अनयूज्ड गोल्ड बैंकिंग सिस्टम में लाया जा सके, लेकिन अब तक ये स्कीम बहुत सफल नहीं रही, क्योंकि अनुमानित 34,000 टन घरेलू गोल्ड होल्डिंग्स के मुकाबले इसमें सिर्फ करीब 39 टन गोल्ड ही जमा हो पाया है। ज्वेलरी इंडस्ट्री का कहना है कि अगर गोल्ड डिमांड लंबे समय तक कमजोर रही तो इससे इस सेक्टर से जुड़े करीब 35 करोड़ लोगों की रोजी रोटी प्रभावित हो सकती है। ये एक बड़ा सामाजिक सवाल है जिस पर सरकार और इंडस्ट्री दोनों को मिलकर सोचना होगा। कुल मिलाकर आज की तेजी सिर्फ शॉर्ट कवरिंग या एक दिन की टेक्निकल रैली नहीं थी, बल्कि ग्लोबल सेंटिमेंट, क्रूड ऑयल में गिरावट, रुपए की मजबूती और बैंकिंग सेक्टर की लीडरशिप ने मिलकर मार्केट को सपोर्ट दिया। सबसे बड़ा ट्रिगर मिडिल ईस्ट टेंशन कम होने की उम्मीद रही, क्योंकि अगर ऑयल प्राइसेस नीचे टिकती है तो भारत की इकोनॉमी, इन्फ्लेशन और मार्केट सेंटिमेंट तीनों को बड़ा फायदा मिल सकता है। हालांकि अभी पूरी तस्वीर पूरी तरह क्लियर नहीं हुई है, क्योंकि यूएस ईरान डील पर कोई फाइनल कंफर्मेशन नहीं आया है। आने वाले दिनों में क्रूड ऑयल, डॉलर इंडेक्स, ग्लोबल बॉन्ड डील्स और जियोपॉलिटिकल हेडलाइंस मार्केट की दिशा तय करेंगी। इसलिए निवेशकों को ओवर एक्साइटमेंट से बचते हुए डिसिप्लिन्ड अप्रोच रखनी होगी। आज की वीडियो में